जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी ही संगत का सत्संग है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हरनी तलवार आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। और बहुत बहुत थैंक यू गुरु जी, जो आपने मुझे ये मौका दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गुरु जी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं सबके साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरी और मेरे परिवार की यात्रा गुरु जी के साथ बहुत साल पहले शुरू हुई थी। गुरु जी ने जब हमें अपनी शरण में बुलाया तब हम दिल्ली आए थे 2001 में। उन दिनों अंकल सर्विसेज में थे तो कोई ऐसा मौका नहीं था गुरु जी के पास जाने का। तो एक दिन हमें नारंग अंकल गुरु जी के पास लेकर के गए। उन्होंने हमसे कहा कि एक गुरु है, मिलना चाहोगे? हमने भी हाँ कह दिया। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं मिलना चाहते। हमने कहा आप ले जाना चाह रहे हैं तो जरूर मिलेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हम एक सिख फैमिली से हैं और हम गुरुद्वारे जाते हैं, और बचपन से ही सिखाया गया था कि किसी गुरु में विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुरु ग्रंथ साहिब को सब कुछ मानते हैं और मत्था सिर्फ वही गुरु ग्रंथ साहब के सामने ही टिकेगा और कहीं नहीं टिकेगा। तो जब हम गुरु जी के पास गए और अभी हमने गुरु जी को प्रणाम ही किया था तो नारंग अंकल मेरे आगे खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि गुरुजी, उन्होंने हाथ के इशारे से बताया, मैं उनके पीछे खड़ी थी। तो नारंग अंकल ने कहा कि गुरुजी ये। इतने में गुरुजी ने कहा हाँ मैं जानता हूँ इसे, इससे भी मिल चुका हूँ और इसके फादर से भी मिल चुका हूँ। एंड संगत जी, आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड। मैं यही सोच में लग गई कि मेरे फादर को गुरुजी कब, कहाँ और कैसे मिले, क्योंकि गुरुजी ने बोला और वहीं हमें बिठा दिया। वहीं हमने चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद किया और मैं सारे टाइम पूरे टाइम में गुरुजी की ही तरफ देखती रही और मैं पूरे टाइम गुरुजी को देखती रही और यही सोचती रही कि मेरे फादर कब गुरुजी से मिले, क्योंकि मेरे फादर एक आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया था कि वो कभी किसी गुरु से मिले भी थे। और संगत जी, उस दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो अंदर से कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था, बस अंदर एक चाहत जाग गई थी कि बस हर हफ्ते गुरुजी के पास आना है, मत्था टेकना है, उनके पास बैठना है। और तब हमें पता चला था कि गुरुजी छोटे मंदिर में सिर्फ 4 दिन बैठते थे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, और इन 4 दिनों में से कोई एक दिन हम गुरुजी से मिल सकते थे। बड़ी मुश्किल से अंकल को मना करके हम लोग गुरुजी के पास गए, वहाँ बैठे, उनसे मिले और वापस आए। बस ऐसे हमारा कनेक्शन बन गया कि नहीं, गुरुजी के पास जाना है, मंदिर में जाना है। और एक बार जब हम गए तो पता चला कि मंदिर बंद है। तो हमने सोचा मंदिर बंद है तो गुरुजी कहाँ है? तो पता चला कि गुरुजी जालंधर में है। कब आएंगे गुरुजी? तो पता नहीं कब आएंगे गुरुजी, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, गुरुजी की मर्जी जब आएंगे। हम बड़े अपसेट हुए कि भाई आज तो गुरुजी के दर्शन भी नहीं हो सकते, और घर वापस आ गए। और देखिए संगत जी, जब गुरुजी को आपको बुलाना होता है ना तो कैसे भी रास्ते बन जाते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर हम चंडीगढ़ चले गए और वहाँ पर पता चला कि गुरुजी जालंधर में ही है, और वहाँ से हम गुरुजी के दर्शन करने जालंधर भी चले गए। क्योंकि हम नए नए दिल्ली आए थे तो मैंने सोचा कि मैं भी जॉब कर लूँ। अंकल तो ऑफिस जाते ही थे, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए थे। तो जालंधर मंदिर में जब हम गए तो मुझे याद है गुरुजी बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा किन जाइए, कैसे आइए? तो मैंने बताया कि गुरुजी मैं ऐसे ऐसे हरनीत हूँ। और तो गुरुजी बोलते अच्छा अच्छा ठीक है बैठ जाओ। फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि चल भाभी आ जल्दी। मैं गई तो गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया। और संगत जी, उन दिनों प्रसाद ऐसे मिलता था कि आप चाह करके भी 2 हाथों में उस प्रसाद को समेट नहीं सकते थे, और गुरुजी अपने एक हाथ से प्रसाद देते थे और आपके दोनों हाथ भर जाते थे, और अंदर बैठकर आप खा नहीं सकते थे। प्रसाद खाने आपको बाहर जाना होता था। गुरुजी ने बहुत सारा कड़ा प्रसाद दे दिया था, तो मैंने उस प्रसाद को बाहर खत्म करके फिर अंदर आकर के बैठी। गुरुजी ने मुझे फिर बुला लिया, फिर प्रसाद दे दिया। और संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे 4 बार प्रसाद दिया, और चौथी बार जब गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया और जब मैं बाहर खाने के लिए गई तो मैंने मन ही मन गुरुजी को बोला कि गुरुजी अब मैं नहीं खा सकती इस प्रसाद को, और गुरुजी मैं इस प्रसाद को पर्स में रख रही हूँ, अब नहीं खा सकती मैं। और मैंने उस प्रसाद को टिश्यू में रैप करके पर्स
पर्स में रख लिया। और जब मैं अंदर गई तो गुरुजी को कैसे पता चलेगा कि मैंने खाया नहीं खाया। मैं अंदर गई तो दोबारा गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया और गुरुजी ने मुझे सीधे बोल दिया जाओ लंगर करो। और पता नहीं कहाँ से कैपेसिटी आई संगत जी कि हमने लंगर भी किया इतना सारा प्रसाद खाने के बावजूद। फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, बोला घर जाओ। और जाने से पहले मैंने गुरुजी को अपनी एक छोटी सी प्रॉब्लम बताई और गुरुजी ने कहा जा कल्याण कीता। मैं वापस आई, मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया था वहाँ मेरी जॉब लग गई। मैं बहुत खुश थी कि चलो मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी ने मुझे वो भी दे दिया। और ऐसे ही गुरुजी दिल्ली आ गए तब हमने एक नियम बना लिया कि हम एवरी फ्राइडे गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाएंगे। हाँ, बस अंकल को इतना विश्वास नहीं था, लेकिन वो जाते थे, मना कभी नहीं करते थे। वो जरूर ये बोला करते थे कि फ्राइडे शाम को जाएंगे, सैटरडे संडे मत बोलना जाने के लिए। तो बस हमारा ऐसे एक फ्राइडे का एक रूटीन बन गया गुरुजी के पास जाने का। बस हम वहाँ जाते, रोज बैठते, गुरुजी के पास बैठते। गुरुजी अपनी अलग अलग पोजीशन में बैठते, कभी चौकड़ी मार के बैठना, कभी पैर नीचे करके बैठना, कोई पैर दबा रहा है, कोई कंधे दबा रहा है गुरुजी के। और जब आज्ञा लेने का टाइम आता था संगत जी, और बहुत हिम्मत करके गुरुजी की उंगलियों को धीरे से टिप से टच करके हम लोग आज्ञा लेकर जाते थे। मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि हम अपने हाथों से गुरुजी के चरणों को छू लें। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि जितना भी हम टच करते थे उतने में ही हमारे हाथों से इतनी गुलाबों की खुशबू आती थी कि बहुत देर तक वो खुशबू बनी रहती थी। और हम लोग बाहर खड़े होकर के अपने हाथों को सूंघ रहे होते थे उस खुशबू को लेने के लिए। तो मेरे अंकल कहते हैं कि तू है ना जरूर अपने हाथों को ना गुरुजी के पैरों में रब करके आती है, घिस के आती है। मैंने कहा कि गुरुजी से बात करने की हिम्मत तक नहीं होती है और मैं वहां बैठ करके गुरुजी के पैरों को रब करूंगी, क्योंकि गुरुजी के पैर को तो चरणों को तो कोई ना कोई दबा रहा होता है। तो बोलते हैं अंकल नहीं तू तो रब करके आई है। तो एक दिन अंकल ने मुझे चैलेंज किया कि नहीं, अब मैं भी एक बार गुरुजी के चरणों को अच्छे से हाथ लगा कर आऊंगा और देखूंगा कि मेरे हाथों से आती है कि नहीं आती है खुशबू। और मेरे अंकल ने ऐसा किया, लेकिन उनके हाथों से खुशबू नहीं आई। गुरुजी उनको कहते थे कि किंतु परंतु अंकल है, क्योंकि गुरुजी हमेशा चाहते थे कि हम जब भी उनके पास आए अपना लॉजिकल ब्रेन जो है, हमारे इफ और बट्स जो है, वो सब छोड़ के गुरुजी के पास आए। और जब तक हम लॉजिकल थिंकिंग करते रहेंगे तब तक हम गुरुजी में विश्वास नहीं कर पाएंगे। अंकल रेगुलर जाते थे गुरुजी के पास, लंगर भी चखते थे, लेकिन अभी उनका उतना विश्वास नहीं बना था गुरुजी के पास। एक बार संगत जी हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे और अभी हमें गुरुजी के पास आए हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। बच्चों की छुट्टियां थी तो हमने ट्रिप बनाया कि चलो घुमाते हैं। तो जाने से पहले मेरे मन में आया कि एक बार गुरुजी को बता करके चलते हैं। तो मेरे अंकल बोलते हैं कि अरे गुरुजी को क्या बताना है इसमें, हम तो ट्रिप पे जा रहे हैं, इसमें गुरुजी ने क्या करना है। अब मैंने भी कुछ नहीं बोला, वीकेंड था, फ्राइडे को हम जा नहीं पाए क्योंकि हम तो ट्रिप पर जा रहे थे। तो ऐसे हम लोग ट्रिप पर निकल पड़े नैनीताल के लिए। और जैसे हम नैनीताल पहुंचे, हमारी रिजर्वेशन थी आर्मी के एक कैंप में और हमें वहाँ पता चला कि हमारी तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं। अंकल ने बड़ा डिस्कस किया कि नहीं, मैंने तो लेटर भी भेजा था, ये भी हुआ था, और हमारे साथ एक फैमिली और थी, उन्होंने भी एग्री किया। क्योंकि संगत जी उस समय कोई इंटरनेट सुविधा इतनी होती नहीं थी, ईमेल वगैरह किया नहीं जाता था, तो हम लोग ने लेटर किया हुआ था। हमने बहुत डिस्कशन किया कि हमारी तो बुकिंग है। अब शाम का समय हो गया था संगत जी, हम 2-2 फैमिलीज थे, हम दोनों के 2-2 बच्चे, 4 बच्चे। और नैनीताल जैसी जगह पर जहाँ टूरिस्ट सीजन है, अगस्त का महीना है और दशहरे की वेकेशंस थी, तो हमें यही लगा कि अब हमें जगह कहाँ मिलेगी। बस ऐसे ही मैंने मन में गुरुजी को याद करना शुरू किया कि गुरुजी कुछ मदद करो, अब हम कहाँ जाएंगे इस वक्त। और जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास की मन में, हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे, एक कार आकर के वहाँ रुकती है और उसमें से मेरी कॉलेज की फ्रेंड निकलती है और उसे देखकर मैं बहुत हैरान हो गई कि तुम यहाँ कैसे। और मैंने बताया कि हमने तो रिजर्वेशन की थी और यहाँ तो पता चला कि रिजर्वेशन ही नहीं है, हम जाए तब कहाँ जाए। और जो मेरी फ्रेंड है, उनके जो अंकल है, उनके जो हस्बैंड है, वो पूरे एरिया के, पूरे नैनीताल के इंचार्ज थे। उन्होंने कहा हम तो आगे जा रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी पर, तो कहा कि हमारे लिए तो एक पूरा स्वीट बुक है, आप लोग उसी में रह लो, और हम दोनों को तो एक ही कमरा चाहिए, और इतने बड़े स्वीट में 2 कमरे और हैं, वो 2 कमरे आप लोग ले लीजिए। तो कहते हैं कि 1 रात के लिए तो मैं दे सकता हूँ, अगले दिन सुबह आप लोग अपना अरेंजमेंट कर लेना। संगत जी एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हम जब कभी भी कोई भी मुसीबत में हो, किसी भी परेशानी में हो, जब हम गुरुजी को याद करते हैं तो यकीन मानिए गुरुजी किसी न किसी रूप में कोई न कोई हल निकाल कर आपको जरूर देते हैं। बड़ी अच्छी तरीके से हमने रात गुजारी वहाँ पर, सेफली हम बच्चों के साथ रहे। अगले दिन अंकल रूम्स ढूंढने के लिए गए तो होटल भी मिल गया, जगह भी रहने को मिल गई और हमारी ट्रिप बहुत अच्छी निकली। ट्रिप से जब हम वापस आ रहे थे, जब हम हिल साइड से नीचे आ रहे थे, तो रास्ते में हमें भूख लगी तो हमने एक ढाबे पे गाड़ी रोकी
और हम खाना खाने बैठे। वहाँ गन्ने के खेत थे, बच्चे वहाँ खेल रहे थे, दौड़ रहे थे। अंकल कहते हैं कि मुझे ना थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं जरा थोड़े कपड़े बदल कर आता हूँ। अंकल ने कपड़े वगैरह बदली किए, हमने खाना वाना खाया और फिर निकल पड़े और हम दिल्ली आ गए। बस अगले जब फ्राइडे आया तो हम गुरुजी के पास गए, उनके श्री चरणों में हमने मत्था टेका और गुरुजी को थैंक यू करा। तकरीबन 1 महीने बाद अंकल अपने ऑफिस में थे, अपनी सर्विसेज में थे और उन्हें एक फोन आता है। संगत जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि एक आर्मी ऑफिसर के लिए उनका आई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो फोन पर उन्होंने सज्जन ने कहा कि आपका आई कार्ड क्या आपके पास है? तो अंकल ने कहा हाँ मेरे पास ही होगा। तो उन्होंने कहा जरा चेक करो। जब अंकल ने अपना पर्स खोला जहाँ वो हमेशा आई कार्ड रखते थे, वहाँ देखा तो देखते हैं कि वहाँ आई कार्ड है ही नहीं। उनके तो पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि आई कार्ड का घूमना बहुत बड़ा ऑफेंस है। तो फिर उधर से फोन पर पूछा कि क्यों आपको अपना आई कार्ड मिला? अंकल ने कहा नहीं मिला। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए, आप मेरे ऑफिस आइए, आपका आई कार्ड मेरे पास है। अंकल तो उसी वक्त दौड़ते हुए उनके ऑफिस गए और ऑफिस में जाकर के पूछा कि मेरा आई कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? तो उन्होंने पूछा कि आप अभी बीच में कहीं गए थे? तो अंकल ने कहा हाँ हम लोग नैनीताल गए थे ट्रिप पर। तो उन्होंने बोला कि कहीं रास्ते में कहीं आई कार्ड गिरा था या फिर याद करो कि आपने कहाँ पर इससे निकाला था। तो मेरे अंकल कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ याद नहीं है। अब क्या हुआ संगत जी, आई कार्ड को एक एनवलप में जिसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था, अंकल का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था डिफेंस हेडक्वार्टर, और इसके अलावा एनवलप पे कुछ भी नहीं था। और अब ये गुरुजी की मेहर है संगत जी कि आई कार्ड डिफेंस हेडक्वार्टर में पुलिस में जो एक उनका एक डिपार्टमेंट होता है वहां पर आया, और डिपार्टमेंट में आने के बाद ये आई कार्ड उनके हाथ में गया जो अंकल के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, जिन्होंने वो लेटर खोला और अंकल का आई कार्ड उन्हें मिला और उन्होंने अंकल को दे दिया आई कार्ड। अब ना किसी को खबर हुई ना किसी और को पता लगा कि अंकल का आई कार्ड गुम गया है। और गिरा कहाँ था आई कार्ड? उस ढाबे पर, क्योंकि उनको ये पता नहीं था कि क्या है। हम वहाँ रुके थे, उन्होंने उस एनवेलप के ऊपर डिफेंस हेडक्वार्टर लिख के बस लेटर पोस्ट कर दिया। और इतनी बड़ी मेहर सिर्फ एक गुरुजी ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। तब अंकल को ख्याल आया कि इतना बड़ा इंसिडेंट जो उनके पूरे करियर पे अफेक्ट कर सकता था, और गुरुजी ने उस बात को इतने अच्छे से आराम से सॉल्व कर दिया, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बता सकूं, हमें आज तक नहीं आने दी। इसके बाद हमने मन में ठान लिया था कि अब कहीं भी जाना हो गुरुजी को बताए बगैर नहीं जाना है। संगत जी, एक बार मैं चंडीगढ़ जा रही थी अपने इन लॉज के पास, तो मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ। अब गुरुजी को तो सब कुछ पता था, तो गुरुजी कहते हैं तो फिर अंकल की करेंगे? मैंने कहा गुरुजी वो तो यहीं पर है। तो गुरुजी ने अंकल की तरफ देखा और कहा कि फिर यहीं आते रहना, रोज यहीं आओ। तो मुझे बाहर निकल के अंकल बोलते हैं ये क्या कर दिया तुमने, मैं रोज थोड़ी ना गुरुजी के पास जाऊंगा, और तुम चाहती हो कि मैं रोज लंगर खाने चला जाऊं, मैं नहीं जा रहा। और उस दिन हमारी बड़ी बहस हुई घर जाते समय। मैंने कहा गुरुजी ने आपको बोला है रोज आने का? तो अंकल बोले ठीक है देखूंगा सोचूंगा, यही चलता रहा। अगले दिन रात को जब मैंने फोन किया और मैंने पूछा कि गए गुरुजी के पास, गए मंदिर गए? तो कहते नहीं मैं तो नहीं गया, मैं तो क्लब में हूँ। आज अंकल उस बारे में सोचते हैं कि पता नहीं गुरुजी को उस समय क्या ब्लेसिंग्स मुझे देनी थी, गुरुजी ने क्यों बोला था अंकल को कि तुम आना और रोज आना। शायद गुरुजी को पता भी था कि अंकल नहीं आएंगे, वो शायद अंकल को टेस्ट कर रहे थे, क्या था हम कुछ भी नहीं जानते। पर अंकल ने उस दिन गुरुजी की बात नहीं मानी, और आज भी अंकल बोलते हैं कि पता नहीं मैंने क्या खो दिया उस दिन कि मुझे गुरुजी ने बुलाया और मैं गया नहीं। और संगत जी, ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे सत्संग हैं। अंकल को गुरुजी ने लाइफ भी बख्शी, बच्चों का पढ़ाई करियर सब कुछ देखा गुरुजी ने। मेरी बड़ी बेटी संस्कृति स्कूल में थी, तो मैं चाहती थी कि मेरी छोटी बेटी का भी एडमिशन वहीं पर हो जाए, और बहुत बार सुना था कि गुरुजी बच्चों की एडमिशंस भी बड़े आसानी से करा देते हैं। उसने एग्जाम दिया और जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आया तो पूरी होप थी कि बच्चे का एडमिशन हो ही गया होगा, हम तो गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी तो ऐसा चाहेंगे ही नहीं कि बच्चे का एडमिशन ना हो। और जैसे ही उसकी लिस्ट देखी तो देखा उसका नाम ही नहीं था लिस्ट में। अब शाम को मंदिर गए और गुरुजी से तो हम पूछ ही नहीं सकते थे कि गुरुजी ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है संगत जी कि मैं वहाँ बैठे बैठे रोए जा रही हूँ कि गुरुजी आपने मेरी बेटी का एडमिशन क्यों नहीं कराया। और मैं बहुत चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे एक ही स्कूल में जाएं। बस यही बात है संगत जी कि हम लोगों को ना संगत जी बहुत नियर का ही फ्यूचर नजर आता है, लेकिन गुरुजी सिर्फ इस जन्म का ही नहीं, न जाने कितने अगले जन्मों का भी देख लेते हैं। बेटी की उस स्कूल में एडमिशन नहीं हुई, उसकी दूसरे स्कूल में एडमिशन हुई। क्लास 8 में जब वो आई तो उसे हॉस्टल में भेजा।
शिमला हिल्स में बेटी हॉस्टल में चली गई। उसे वहाँ क्या एक्सपोजर मिला, शी स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल। वहाँ पर नेशनल टीम जो बनी थी हिमाचल की, उसमें उसे अपॉर्चुनिटी मिली। वह स्टेट लेवल पर जीती, फिर वह नेशनल लेवल पर जाकर के उसने खेला। वह नेशनल के टूर्नामेंट्स में जीती। और जब वो वापस दिल्ली आई कॉलेज के एडमिशन्स के लिए, और कॉलेज की एडमिशन्स उसके लिए इतनी आसान थी क्योंकि उसने बहुत कुछ खेला हुआ था, नेशनल खेली हुई थी, बहुत सारे स्टेट लेवल के चैंपियनशिप जीते हुए थे। मेरी बेटी जिस कॉलेज में चाहती उसमें उसका एडमिशन हो जाता। और ये कहा करती थी कि मुझे स्टीफेंस नहीं चाहिए। स्टीफेंस वाले कॉलेज ने इंटरव्यू के लिए बुलाया, एक इंटरव्यू दिया, वहां देखकर वापस लौट कर आ गई, कहा नहीं करना मुझे यहाँ पर। और कहने लगी कि मुझे तो अब जाना ही नहीं है यहाँ पर, मैं उसी कॉलेज में जाऊंगी जो मुझे मेरे सब्जेक्ट्स देगा। और ऐसे लेवल तक ले जाना सिर्फ गुरुजी के ही हाथ में था, कि जहाँ आपके हाथ में खुद के पास इतनी चॉइस हो कि मुझे किस में जाना है और किस में नहीं, ऐसी कृपा तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। और अगर वही गुरुजी उस दिन मेरी बात सुन लेते और इसे संस्कृति में एडमिशन मिल जाता, शायद इसका करियर ऐसा होता ही नहीं, शायद इसके लिए कॉलेज के एडमिशन्स बहुत मुश्किल होते। इसलिए गुरुजी हमें वही देते हैं जो हमारे लिए राइट है, हमारे लिए सही है। शायद उस वक्त हमें लगे ना लगे कि ये जो हो रहा है हमारे साथ, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। हो सकता है हमें गलत लगे, लेकिन गुरुजी वही देंगे जो हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा हो। एज ए फैमिली हम लोग ट्रिप लेने लगे थे लंदन के लिए, अब्रॉड जा रहे थे। हमने सोचा था लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, ऐसा थोड़ा घूम फिर के यूरोप पूरा घूम फिर कर आएंगे। वीजा के लिए अप्लाई कर दिया, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां थी, सारी परमिशंस ले ली, पैकिंग हो गई, सारी तैयारियां हो गई, बुकिंग हो गई, सब कुछ। और बस हमारा वीजा नहीं आ रहा था। और सभी लोग कह रहे थे कि लंदन का वीजा, यूरोप का वीजा तो बहुत जल्दी आ जाता है। और हमारा तो 1 महीना हो गया था, वीजा ही नहीं आ रहा था। और मंडे मॉर्निंग की हमारी फ्लाइट थी और फ्राइडे हमारे लिए लास्ट डे था, और फ्राइडे तक हमारा वीजा नहीं आया। फ्राइडे रात में बैठ करके सारी रिजर्वेशंस कैंसिल की, सारी बुकिंग कैंसिल की, सारी टिकट कैंसिल करवाई, सब कुछ कैंसिल हो गया, पैसे का लॉस भी हुआ, लेकिन हमारा वीजा नहीं आया। और बच्चे बड़े उदास हो गए। बच्चे बोलने लगे, गुरुजी आपसे एक ही चीज मांगी थी, वो भी आपने नहीं दी। बच्चे बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे, हम भी डिसअपॉइंट हो गए थे। बस अब सब कुछ कैंसिल हो गया, सब लोग अपने बैक टू वर्क हो गए। अब अंकल की थर्सडे को छुट्टी हुआ करती थी और बच्चों की तो गर्मियों की छुट्टियां चल ही रही थी और मेरा भी काम शुरू हो गया था, अंकल तो जा ही रहे थे काम पर। तो थर्सडे को छुट्टी थी अंकल की, तो उन्होंने बड़ी बेटी को बोला कि चलो मैं तुम्हें कार सिखाता हूँ। और उसे ले गए, उसे सब कुछ सिखाया, ये ब्रेक है, ये एक्सीलेटर, और अपनी तरफ से सब कुछ उसको कार में सिखाया। और उसे कहा कि जस्ट एक बार इंजन ऑन करके देख। और इसने इंजन घुमाया और इसका दोनों पैर पूरी ताकत से एक्सीलेटर पे था और कार एकदम बुलेट की स्पीड से चली और इसने अपने राइट में टर्न कर दिया और कार सीधे वहां पर एक वॉल में जाके घुस गई। कार पूरी तरह स्मैश हो गई। और जब मैं स्कूल से आई तो देखा कार पूरी तरीके से फिनिश थी, पूरी तरीके से। और मैं दौड़ते हुए ऊपर आई कि आज हुआ क्या हमारे घर में। देखा ऊपर आकर के तो अंकल के सर पे बड़ा सारा बैंडेज बंधा हुआ और बेटी एक कोने में बैठी हुई घबरा करके रोई जा रही है, रोई जा रही है। अंकल ने कहा मैं गाड़ी सिखा रहा था, पैर एक्सीलेटर पे था और गाड़ी दौड़ पड़ी। और संगत जी दोनों ने ही सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। और बेटी को जब चेक किया संगत जी मैंने, तो उसको बस माइनर से मार्क्स थे चेस्ट पे और आर्म्स पर, बाकी उसे कोई चोट नहीं, कोई स्क्रैच नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं। और अंकल को हॉस्पिटल ले गए तो उनको भी कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, बस उनका जो लेफ्ट वाला ईयर था उसके लॉब पर एक बड़ा सा कट आ गया था, थोड़ा सा फोरहेड और उस पे कट आया था। इतने बड़े एक्सीडेंट में संगत जी इन दोनों की बस यही इंजरीज थी। और अंकल जब हॉस्पिटल से सारा बैंडेज वगैरह करवा करके आए, बड़ी वाली बेटी बैठ करके रोए जा रही थी, रोए जा रही थी। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मा आपको पता है आज हम कहाँ होते अगर हम ट्रिप पर गए होते। मैंने कहा हाँ लंदन में ही होते। तो कहने लगी कि नहीं, आपने आज ही के दिन बुकिंग की थी कि पापा लंदन से गाड़ी हायर करके, एक जगह है ऑल्टन टॉस, वहां तक पापा लंदन से गाड़ी हायर करके ड्राइव करके जाने वाले थे। और क्योंकि गुरुजी जानते थे कि हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट होना है और यही कारण था कि हमारा वीजा आया ही नहीं। और अगर यही एक्सीडेंट लंदन में हुआ होता तो इसके रिपरकशंस बहुत ज्यादा भयानक होते। और गुरुजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, ऐसी कृपा की कि वीजा ही नहीं दिया और जो होना हो हिंदुस्तान में ही हो और बहुत कम में चीज निकल जाए।
इतनी दूर तक का देखना एक गुरु ही कर सकता है, एक गुरु ही आपकी रक्षा कर सकता है। और इस एक्सीडेंट के बिल्कुल 1 हफ्ते के बाद हमारा वीजा आ गया। और ये बात और है कि हमने उसके 3 महीने बाद फिर से प्लानिंग की, फिर से ट्रिप बनाया और हम होकर आए। ओनली द गुरु नोज कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। अब मैंने ये तो बता दिया कि हम लोग लंदन भी पहुंच गए, ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अब मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गुरुजी हमारा बाहर भी बहुत ध्यान रखते हैं। जब हम लोग लंदन में थे तो वहाँ पता लगा कि किसी के घर पर सत्संग है, तो हम बहुत खुश हो गए कि चलो आज हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करके आएंगे। हम लोग मेट्रो से गए और हम लोग जैसे स्टेशन पर उतरे, नॉर्मली अंकल कभी किसी से कुछ पूछते नहीं है। अंकल के दिमाग में पता नहीं क्या आया, एक लेडी वहाँ पर बैठी हुई थी, तो अंकल ने उस लेडी से पूछा कि इज दिस ट्यूब गो टू फिंचली वॉट। ना उसने ऊपर देखा, ना कोई रिएक्शन दिया और कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों पूछते हो लोगों से, आपको पता है यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। इतने में एक ट्यूब आए, वहाँ एक लड़का खड़ा था। अंकल ने उससे भी पूछा कि इज दिस ट्यूब गो टू द फिंचले वॉट। वो जवाब दे उसके पहले ही छोटी बेटी जो थी वो उसमें चढ़ गई। अब छोटी बेटी की जिम्मेदारी मेरी थी और बड़ी बेटी की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की थी। वो चढ़ी तो मुझे चढ़ना ही था, मैं भी चढ़ गई। और जैसे उस लड़के ने बोला कि यस दिस ट्यूब विल गो, इतने में अंकल चढ़े ट्यूब पर और इस जल्दबाजी में उन्होंने बड़ी बेटी का हाथ छोड़ दिया। और जैसे ही हस्बैंड अंदर चढ़े, ट्यूब का दरवाजा बंद हो गया और हम देखते हैं कि हम तीनों ट्यूब के अंदर हैं। बेटी स्टेशन पे खड़ी खड़ी रोए जा रही है। और तब हमें नहीं पता था कि वहां पर एक इमरजेंसी बटन होता है, वो प्रेस करने से वो दरवाजे खुल सकते हैं। तो अंकल ने कहा कि मैं नेक्स्ट स्टेशन उतरता हूँ और वापस उसको बेटी को लेकर आऊंगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम तो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, हम बीच में कहीं नहीं उतरेंगे। मैं और मेरी छोटी बेटी हम तो हमारी जगह पर पहुंच गए। और अंकल जब उसे दोबारा लेने के लिए गए उस स्टेशन पर, तब जाकर देखते हैं तो बेटी वहां पर थी नहीं। वहां बहुत घबरा गए अंकल। फिर वहां पे जो पुलिस के गार्ड थे उनसे पूछा, तो गार्ड्स ने कहा कि कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे सारे स्टेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, आपको उधर जाना पड़ेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए। और वहाँ पे इतना आसान नहीं होता है संगत जी, वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए एक प्रोसेस से जाना होता है। और इतने में मैं और मेरी बेटी तो फ्रेंचली वार्ड पहुंच चुके थे। हम लोग वहाँ स्टेशन पर बैठे हुए थे और हम वहाँ स्टेशन पर देख रहे हैं एक ट्यूब गई और जैसे ही दूसरी ट्यूब आती है, हम देखते हैं कि हमारी बड़ी बेटी वहां से निकल के हमारी तरफ ही आ रही है। हम तो उसे देखकर बड़े हैरान हो गए। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। तब बेटी कहती कि जब आप लोग की ट्यूब निकल गई थी तब मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट था और मैं रोई जा रही हूँ और मैं गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज गुरुजी मुझे बचा लो, और अब मुझे यहाँ पे कौन देखेगा, प्लीज गुरुजी मेरी हेल्प करो। तो कहती कि जो लेडी जिससे पापा ने पूछा था वो उठती और कहती है कि डोंट क्राई, आई नो वे योर पेरेंट्स गो, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ। वो लेडी मेरी बेटी के साथ में ट्यूब में बैठी और जैसे ही हमारा स्टेशन आया वो नहीं उतरी और उसने कहा मेरी बेटी को कि वो तुम्हारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। अब संगत जी, सोचने वाली बात है कि जिस लेडी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं, उसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी जब मेरे अंकल ने उससे बात की, उसने हमारी तरफ देखा ही नहीं, उसने हमें कैसे पहचाना, कैसे वो मेरी बेटी को लेकर के वहां तक आई, हम तक पहुंचाया। और मैं तो उसके पास गई भी नहीं थी, अंकल ही गए थे और अंकल तो वहाँ हमारे स्टेशन पर थे ही नहीं और उस स्टेशन पे मैं और छोटी बेटी ही थे। तो कैसे उसने पहचाना और कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं। और मैं सिर्फ इतना ही कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये सिर्फ गुरुजी ही थे, गुरुजी ही स्वरूप में आए थे और वही मेरी बेटी को मुझ तक पहुंचा के गए। जैसे अंकल के साथ कांटेक्ट हुआ, अंकल को बताया, अंकल दौड़ते हुए स्टेशन पर आए और वो भी सुनकर बहुत दंग रह गए। और फिर हम लोगों ने बहुत आराम से गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, शुक्राना किया गुरुजी का। तो संगत जी, ऐसे हमारे पास हमारी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ गुरुजी ने हमें पल पल पर मदद की है। उनका जो प्लान है, फ्यूचर में जो होने वाला है, वो सब कुछ उन्होंने हमें बताया। एक छोटा सा इंसिडेंट और शेयर करूंगी। जब अंकल अपना रिटायरमेंट ले रहे थे तो जो डीडीए के फ्लैट्स होते हैं, तो ये जो डीडीए के फ्लैट जो गवर्नमेंट निकालती रहती है, हर कोई इसमें अप्लाई करता है। और चूंकि हमारा दिल्ली में कोई घर नहीं था तो अंकल ने कहा कि चलो एक बार अपन इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टाइम हमारा नहीं हुआ और सेकेंड टाइम जब दोबारा हम लोग अप्लाई करने लगे तब गुरुजी को हमने बहुत अरदास की। ये अंकल ने हमें बाद में बताया कि जब वो अप्लाई कर रहे थे तो उन्होंने गुरुजी से बहुत अरदास की, लेकिन जब ड्रॉ निकल के आया तब हमारा नाम नहीं था। और कुछ 1 साल बाद अंकल उसी फ्लैट को देखने के लिए गए जिस फ्लैट के लिए वो
गुरुजी से बहुत अरदास कर रहे थे क्योंकि हमें रेंट पर घर चाहिए था। और अंकल उस दिन डीडीए के फ्लैट्स देखने गए और घर आके एक्चुअली अंकल गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़े होकर बहुत रोए और कहा कि थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे ये फ्लैट्स नहीं दिलवाए, क्योंकि मैं कभी ऐसे फ्लैट में रह ही नहीं पाता। बिकॉज गुरुजी नोज व्हाट वी वांट। गुरुजी जानते हैं कि हम कहाँ कंफर्टेबल रह सकते हैं और गुरुजी ये भी जानते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। और अगर संगत जी गुरुजी हमें वो फ्लैट दिलवा देते तो आज हमारी लाइफ बहुत मिसरेबल होती, वहाँ एडजस्ट कर ही नहीं सकते थे। वो बहुत छोटा सा फ्लैट था और उसमें हमें कभी खुशी मिलती ही नहीं। संगत जी मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुरुजी ने कहा था कि वो मेरे फादर से मिले हुए थे। मेरे फादर जब गुरुजी के पास गए, उन्होंने मत्था टेका तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि आते रहा करो। मेरे फादर गुरुद्वारा जाया करते थे और गुरुजी को मानते थे, तो उन्होंने अपने कमरे में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था, पर वो रेगुलर गुरुजी के पास जाते नहीं थे। जब मेरे फादर की तबीयत खराब होना शुरू हुई, उसके कुछ महीने पहले गुरुजी ने उन्हें अपने पास बुलाना शुरू कर दिया। मेरे फादर का चंडीगढ़ से दिल्ली आना हुआ। ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं हो रही थी, इनके लिए फोन लगाए गए, ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल हो गई, वहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए। अब मंडे का दिन था, हम लोग पेरेंट्स को लेकर के गए बड़े मंदिर और सोमवार के दिन हमको लंगर प्रसाद, समोसा प्रसाद सब मिला। और उस दिन जब अपने फादर को लेकर के गई सोमवार के दिन, उस दिन हमें समोसा और लंगर प्रसाद के साथ साथ इमरती प्रसाद भी मिला। और इमरती मेरे पापा को बहुत बहुत ज्यादा पसंद थी। एक तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया और उन्हें उनकी पसंद का प्रसाद भी मिला। और संगत जी जब हम लोग प्रसाद खा रहे थे तो मेरे फादर कहते हैं, तुम्हें रोजेस की खुशबू नहीं आ रही है? यहाँ पर कितनी तेज रोजेस की खुशबू आ रही है। हम लोग साथ में बैठे हुए हैं, मैं, मेरी मदर और भी संगत वहाँ बैठी हुई है, किसी को खुशबू नहीं आ रही। और धीरे धीरे रोज फादर मंदिर आने लगे और कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने उन्हें बहुत ही पीसफुली अपने पास बुला लिया। ऑफ कोर्स हमारे लिए बहुत बड़ा शौक था, क्योंकि उस वक्त मेरे फादर की कोई ऐसी भी तबीयत खराब नहीं थी कि उन्हें सडन हार्ट अटैक आ जाए। बट गुरुजी ने उन्हें सफर नहीं करवाया, उन्होंने एक दिन की भी सफरेंस नहीं देखी। और मेरी मदर 1 साल से पैरालाइज्ड हैं और उनका सारा काम मेरे फादर किया करते थे। और जैसे ही फादर की डेथ हुई, मेरी मदर को लगा कि जैसे उनका दूसरा हाथ भी चला गया, एक हाथ तो काम कर ही नहीं रहा था। और गुरुजी ने मेरी मदर को इतनी हिम्मत दी, वो अकेले रह भी गई, उन्होंने सारा काम अकेले ही किया। और जब भी हम ये बोला करते थे कि मम्मी चंडीगढ़ छोड़ के दिल्ली में आ जाओ हमारे पास रहने के लिए, तो कहा करती थी कि क्यों, टेंशन की क्या बात है, गुरुजी है ना मेरे साथ। और गुरुजी ने मेरी मम्मी को बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी। काफी साल तक मम्मी चंडीगढ़ में अकेली रही पूरी हिम्मत के साथ। ये बात हो रहा है कि हमने बाद में उन्हें चंडीगढ़ से दिल्ली बुला लिया था। और बस संगत जी इसी प्रकार से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने हमारी लाइफ में किए हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें पल पल संभाला है, पल पल ब्लेस किया है। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। गुरुजी अगर चाहेंगे तो मैं जल्दी अपना और सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।